जया भादुड़ी बच्चन, जिनका जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत में हुआ, भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। पत्रकार तरुण कुमार भादुड़ी और इंदिरा भादुड़ी की पुत्री जया एक बौद्धिक परिवार में पली बढ़ी, जहां बचपन से ही साहित्य और कला के प्रति उनका प्रेम पनपा। अपने मामूली कद और गहरी आंखों, सरल लेकिन मनमोहक सौंदर्य और स्वाभाविक अभिनय क्षमता के साथ मिलकर उन्होंने 70 के दशक में बॉलीवुड की एक आइकन बना दिया। जया ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान एफटीआईआई से स्वर्ण पदक के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। गुड्डी 1971 से अपने करियर की शुरुआत की और जल्द ही एक लोकप्रिय स्टार बन गईं। 1973 में उन्होंने बॉलीवुड के महानतम अभिनेताओं में से एक अमिताभ बच्चन से शादी की और उनके 2 बच्चे श्वेता बच्चन नंदा और अभिषेक बच्चन हुए। अभिनय के अलावा जया एक प्रमुख राजनीतिक कलाकार भी हैं, जो भारतीय सीनेट में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका जीवन प्रतिभा, गौरव और गौरव के बीच मौन आंसुओं और उदासी की यात्रा है। जया बच्चन का करियर एक मोटी किताब है, जहां जन्मजात प्रतिभा, समर्पण और जुनून ने उन्हें बॉलीवुड के इतिहास में अपने समय की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक के रूप में अपना नाम दर्ज कराने में मदद की। सिनेमा में प्रवेश करने से पहले जया ने छोटी उम्र से ही कलात्मक ऊर्जा दिखाई। वह स्कूल के नाटकों में भाग लेती थी और अभिनेत्री बनने का सपना देखती थी। हालांकि उसका परिवार चाहता था कि वह अधिक स्थिर करियर अपनाए। एफटीआईआई से डिस्टिंक्शन के साथ स्नातक होने के बाद उन्हें निर्देशक सत्यजीत रे ने प्रतिद्वंदी 1970 में सहायक भूमिका के लिए चुना, जो एक बंगाली फिल्म थी और जिसने सिनेमा की दुनिया में उनके पहले कदम को चिह्नित किया। इस छोटी लेकिन भावनात्मक भूमिका ने उनका ध्यान आकर्षित किया और बॉलीवुड में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। उन्हें बड़ा ब्रेक आशिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म गुड्डी 1951 से मिला। फिल्म जगत में फिल्मी दुनिया से प्यार करने वाली और सहज स्वभाव वाली लड़की गुड्डी की भूमिका न केवल बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, बल्कि इसके लिए जया को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। दर्शकों को उनकी प्रामाणिकता और उज्ज्वल ऊर्जा पसंद आई, जिससे वह बॉलीवुड की नई स्टार बन गईं। उनकी सफलता के बाद पिया का घर 1972 और परिचय 1972 में उनकी जगह पक्की हो गई, जिसमें उनकी सशक्त लेकिन सहज महिला भूमिकाओं ने दर्शकों के दिलों तक पहुंच बनाई। जया ने एक बार कहा था कि परिचय की तैयारी के लिए उन्होंने किरदार के मनोविज्ञान का अध्ययन करने में समय बिताया। कभी-कभी अभ्यास कक्ष में रोती थीं, क्योंकि उनकी क्षमता को निर्देशक और मार्शल कलाकारों की अपेक्षाओं से बढ़कर होना था। 1970 का दशक जया के लिए स्वर्णिम काल था, जिसमें उन्होंने अनामिका 1973, कोशिश 1972 और अभिमान 1973 जैसी कई हिट फिल्में दीं। कोशिश में उन्होंने एक अनिच्छुक महिला की भूमिका निभाई, जो परिवार बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। अपनी भावुक आंखों और हाव-भाव से उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया। यह फिल्म न केवल सफल रही, बल्कि आलोचकों से भी उन्हें काफी प्रशंसा मिली। अभिमान, जिसमें अमिताभ बच्चन भी हैं, एक और लैंप पोस्ट है, जिसमें उमा एक प्रतिभाशाली गायिका है, जो अपने पति की प्रसिद्धि के कारण फीकी पड़ जाती है। यह भूमिका न केवल उनकी प्रतिभा को दर्शाती है, बल्कि वास्तविक जीवन से उनकी समानता, दूरी को भी छूती है। हालांकि सभी परियोजनाएं साझा नहीं होतीं। बावर्ची 1972 हालांकि लोकप्रिय रही, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और 2 अनजाने 1976 को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, जिसके कारण जया की आलोचना की गई और उनमें लड़ने की भावना की कमी थी। उन्होंने एक बार बताया था कि 2 अनजाने की असफलता के बाद वह रेफरेंस रूम में अकेली बैठी थीं और खाली स्क्रीन को देखकर रो रही थीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्रशंसकों ने उन्हें प्यार दिया है। 1973 में अमिताभ से शादी करने के बाद जया ने धीरे-धीरे अभिनय करना कम कर दिया और अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करने लगीं, खासकर श्वेता और अभिषेक के जन्म के बाद। उन्होंने सिलसिला 1981 के साथ वापसी की, जो उनके
अमिताभ और रेखा के बीच त्रिकोणीय रिश्ते के कारण विवादास्पद फिल्म थी। यद्यपि उनके अभिनय की प्रशंसा की गई, लेकिन फिल्म बुरी तरह असफल रही और उनके जटिल निजी जीवन के बारे में अफवाहों ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया। वह कई वर्षों तक अस्थायी रूप से पर्दे से दूर रहीं, केवल नौकर, 1779 और 1084 की मां, 998 जैसी फिल्मों में ही नजर आईं। 1084 की मां में उनकी भूमिका, जो नक्सलवादी आंदोलन में अपने बच्चे को खो देती है, एक सशक्त वापसी थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। जया ने एक बार कहा था कि फिल्म में रोने वाले दृश्य को फिल्माते समय उनके आंसू सचमुच बहे थे, क्योंकि उन्हें 1980 के दशक में अपने परिवार की कठिनाइयां याद आ गई थीं, जब अमिताभ को करियर संकट का सामना करना पड़ा था। अभिनय के अलावा जया ने 2004 में राजनीति में प्रवेश किया और समाजवादी पार्टी की ओर से संसद के उच्च सदन की सदस्य बनी। उन्होंने सांस्कृतिक मुद्दों, शिक्षा और महिला अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी शक्ति और समर्पण के माध्यम से सम्मान प्राप्त किया। हालांकि राजनीति दबाव भी लाती है। एक बार उनके विवादास्पद बयानों के कारण उनकी आलोचना की गई थी, जिसके कारण वह कई बार चुपचाप रो पड़ी थीं, क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्हें गलत समझा गया है। जया का करियर निरंतर सीखने की भावना का प्रमाण है, जिसमें उन्होंने न केवल असफलता के कारण आंसू बहाए, बल्कि कला और सामाजिक प्रतिबद्धता के प्रति तीव्रता के प्रति जुनून के कारण भी आंसू बहाए। जया बच्चन के जीवन में सबसे बड़ा दुख 1980 के दशक में आया पारिवारिक संकट था, जब अमिताभ बच्चन को कुल्ली 1982 के सेट पर वित्तीय विफलता और मृत्यु का सामना करना पड़ा था। 1982 में एक एक्शन सीन के दौरान अमिताभ गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी हालत गंभीर हो गई और उन्हें कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। उस दौरान जया गहन चिकित्सा इकाई में उनका हाथ पकड़कर लगातार प्रार्थना करती रहीं। उन्होंने एक बार कहा था कि अस्पताल के बिस्तर पर अपने बेटे को निश्चल पड़ा देखना उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था, और हर बार जब डॉक्टर उन्हें स्थिति के बारे में बताते थे, तो उन्हें अपने आंसू रोकने पड़ते थे, ताकि उनके परिवार को चिंता न हो। जैसे तैसे अमिताभ ठीक हुए। परिवार को फिर से वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जब 1997 में उनकी प्रोडक्शन कंपनी एबीसीएल दिवालिया हो गई और कर्ज चुकाने में कठिनाई होने लगी। जया खुद को असहाय महसूस करती हैं, क्योंकि वह देखती हैं कि उनके पति, जो बॉलीवुड के एक आइकन हैं, की मीडिया द्वारा आलोचना की जा रही है और कंपनी द्वारा उनसे दूरी बना ली गई है। यह दुख न केवल एक व्यक्तिगत क्षति है, बल्कि परिवार को अंधकारमय दिनों में साथ लेकर चलने की भावना भी है। जया एक ताकत का स्तंभ बन जाती है और अमिताभ को प्रोत्साहित करती है कि वे खड़े होकर श्वेता और अभिषेक की देखभाल करें, ताकि वे इस संकट से प्रभावित न हों। उन्होंने एक बार बताया था कि कई रातें ऐसी भी होती थीं जब वह अपने कमरे में अकेली बैठती थीं, परिवार की तस्वीरें देखती थीं और रोती थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि वह परिवार को एकजुट नहीं रख पाएंगी। हालांकि अमिताभ ने अंततः कौन बनेगा करोड़पति 2000 के साथ अपनी कठिनाइयों पर काबू पा लिया, लेकिन इस अवधि ने जया पर गहरी छाप छोड़ी, जिससे वह अधिक आरक्षित हो गईं और सभी बाधाओं के बावजूद अपने परिवार के प्रति सुरक्षात्मक हो गईं। जया बच्चन के प्रेम और विवाह की कहानी खूबसूरत है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन उनके जीवन की खुशियों और दुखों के केंद्र में हैं। उनकी मुलाकात गुड्डी के सेट पर हुई थी, जब अमिताभ नए अभिनेता थे और जया पहले से ही स्टार थीं। अमिताभ की ईमानदारी और प्रतिभा ने उन्हें तुरंत ही अपना दीवाना बना लिया और वे दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए, लेकिन बाद में उनका प्यार शांत हो गया। 1973 में जंजीर की सफलता के बाद उन्होंने मुंबई में एक सादे समारोह में विवाह कर लिया, जिसमें परिवार और करीबी मित्र उपस्थित थे। जया ने एक बार कहा था कि जिस क्षण उन्होंने अमिताभ द्वारा शादी में उनका हाथ थामने की बात को सुलझाया, वह पहली बार था जब उन्होंने खुशी के लिए लिखा था और बॉलीवुड के आभामंडल में एक सुरक्षित आश्रय का एहसास किया था। शुरुआती वर्षों में
उनका विवाह आदर्श था, जिसमें जया ने अमिताभ को उनके करियर में सहयोग दिया और श्वेता और अभिषेक के साथ परिवार बसाया। लेकिन 1980 का दशक उथल-पुथल लेकर आया। अमिताभ और रेखा के बीच प्रेम प्रसंग की अफवाहों ने, विशेषकर सिलसिला फिल्म के दौरान, जया को बहुत दुख पहुंचाया। यद्यपि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन मीडिया की गपशप और जनता की जांच पड़ताल वाली निगाहों ने उन्हें कई बार चुपचाप रोने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एक बार अपनी एक मित्र को बताया था कि ऐसे भी दिन थे जब वह आईने के सामने खड़ी होकर सोचती थीं कि क्या उनमें अपने पति और परिवार को संभाल पाने की शक्ति बची है। लेकिन जया ने साहस और विश्वास के साथ इसका सामना करने का फैसला किया, अपने बच्चों के पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित किया और संकट के दौरान अमिताभ का साथ दिया। जया को शादी में सबसे बड़ा दुख विश्वासघात नहीं था, बल्कि असहायता की भावना थी, क्योंकि उन्होंने अमिताभ को उन कठिनाइयों का सामना करते देखा जिन्हें वह पूरी तरह से साझा नहीं कर सकती थीं। जैसे ही वह कुल्ली दुर्घटना से उभरता है और एबीसीएल की हार से ब्रह्मांड जागृत होता है, जया को महसूस होता है कि उसके प्रति उसका प्यार गहरा हो गया है। वे दोनों एक साथ हर चीज से गुजरते हैं, कठिन दिनों से लेकर उन शानदार पलों तक जब अमिताभ मोहब्बतें 2000 के साथ वापस आते हैं। जया कहती हैं कि अमिताभ उनके जीवन का सबसे बड़ा प्यार है और दुख के बावजूद उन्हें अमिताभ को चुनने का कोई अफसोस नहीं है। उनका विवाह यद्यपि अपूर्ण है, फिर भी समझदारी और वफादारी की शक्ति का प्रमाण है। जया बच्चन की संपत्ति, उनकी साधारण जीवन शैली और बैंक खातों की कमी के बावजूद राजनीतिक परिसर में उनकी सफलता का प्रमाण है। 2025 तक अमिताभ के साथ उनकी संयुक्त कुल संपत्ति लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें जया का अपना हिस्सा लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। उनके पास मुंबई के जुहू में एक शानदार विला है, जिसकी कीमत लाखों डॉलर है, जिसमें आधुनिक डिजाइन और परिवार के लिए आरामदायक जगह है। इसके अलावा जया के पास दिल्ली में एक फ्लैट भी है, जहां वह सीनेट में काम करने के दौरान रहती है, और लोनावाला में एक अवकाश गृह भी है, जहां वह अक्सर श्वेता और अभिषेक के साथ आराम करने जाती हैं। जया ने अपने अभिनय करियर से लाखों डॉलर कमाए। 70 के दशक में उनका उच्चतम वेतन प्रति फिल्म 50,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो उस समय के लिए एक प्रतीकात्मक आंकड़ा था। उन्हें कांग्रेस सदस्य के रूप में अपनी भूमिका के लिए वेतन और सुविधाएं भी मिलती हैं। साथ ही एबीसीएल के माध्यम से उनके परिवार की फिल्म निर्माण परियोजनाओं से भी आय होती है। जया मुंबई में रियल एस्टेट और एक छोटे सांस्कृतिक केंद्र में निवेश करती हैं, जहां वह फिल्म स्क्रीनिंग और कला कार्यशालाएं आयोजित करती हैं। अपनी संपत्ति के बावजूद वह मितव्ययिता से रहती थीं, अक्सर साधारण साड़ियां पहनती थीं तथा दान पुण्य, बच्चों की शिक्षा में सहयोग तथा बंगाली संस्कृति के संरक्षण पर ध्यान केंद्र